हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। स्टडी एवेन्यू क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हाजिर हूँ आपका सेकंड शिफ्ट यूपी पुलिस के एग्ज़ाम का पेपर लेके उसका एनालिसिस कराने के लिए, आंसर की देने के लिए, शिफ्ट सेकंड का। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपने आंसर की तरफ चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा था आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करें तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत रत्न जो होता है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद किए रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है। अगर लैक्टिक एसिड की बात करें तो वह दही में लैक्टिक एसिड होता है। इसको देखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है कि गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है। ये काफ़ी सरल क्वेश्चन, आप लोग को याद होगा कि गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। ये जयशंकर प्रसाद, जिसका भी पेपर है, जयशंकर प्रसाद गलत लगाया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है कि 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। तो 10 की जनगणना की बात करें तो इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। अगर साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करानी हो तो आपको 1930 डायल करना होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है कि गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है। तो गुड़ी पड़वा जो है वो महाराष्ट्र राज्य का बसंत समय का त्यौहार है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं 14 प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न हमारा है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है वो नैनीताल जिले में स्थित है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है कि G20 का पूर्ण रूप क्या है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो क्लास में पढ़ाया हुआ था G20 के बारे में। तो इसका ग्रुप ऑफ 20 इसका पूर्ण रूप है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प, ये मैंने अपने ये करंट अफेयर्स की क्लास में बताया हुआ था कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ये उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। लो भैया, अब टैगलाइन अब आपको पता ही होगा कि सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। जो हम लोग आपकी सुरक्षा करते हैं उसका संकल्प लेके बैठे हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे जो मालदीव देश है ये भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता। इसकी जो जलीय सीमा है वो भारत के साथ लगती है। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के पे। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। अब बताइए, टोक्यो की राजधानी पूछ लिया, जो जापान की राजधानी है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था। तो वह कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित किया गया था ग्रांड कैनियन। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगर जीएसटी, राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार प्रस्तावित करने की बात करें तो केलकर टास्क फोर्स द्वारा सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि उन गीतों का नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो इसको क्या कहा जाता है। इसको रसिया नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च जो वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया गया है जूट उत्पादन के लिए, जूट पटसन जो है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। थंग का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है।
तो थंग का पेंटिंग की अगर बात करें तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो सिक्किम में प्रचलित है। थंग का पेंटिंग लोकप्रिय कला शैली है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 25 नंबर की क्वेश्चन है कि नर्मदा निम्नलिखित में से किस में गिरती है। तो नर्मदा की अगर बात करें तो यह अरब सागर में गिरती हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 26 नंबर की क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है, तो ये फ्रांस में किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 27 नंबर की क्वेश्चन है कि 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे। तो आधी रात को जब मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी लागू हो रही है भाइयों एवं बहनों, तो उसको ध्यान होगा आपको। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 नंबर प्रश्न है कि प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। तो इसका चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रभावती गुप्त बेटी थी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था। तो वह थे नंदलाल बोस, श्री नंदलाल बोस। 30 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। तो वह जलियांवाला बाग नरसंहार था, जिसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना गुस्सा व्यक्त करके नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया था। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 31 नंबर प्रश्न है कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अगर नीली क्रांति की बात करें तो वह मत्स्य पालन से संबंधित है। मत्स्य पालन और उत्पादन क्रांति से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 32 नंबर प्रश्न है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो वह अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि 33 नंबर, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो यह भी हमने अपने करंट अफेयर्स के क्लास में डिस्कस किया था। ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मथुरा में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इसने 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि इंडसइंड बैंक। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। तो ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद होगा कि जमशेदजी टाटा, नुसरवानजी टाटा, ये जो थे ये टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। तो डिजिलॉकर आपको अच्छी तरह से याद होगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 37 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वर्तमान में 160 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। अब इससे सरल भी क्या पूछ सकता है आपसे। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। श्री गोविंद बल्लभ पंत जी भारत की स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 39 नंबर प्रश्न है या तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। तो यह जो है लद्दाख में स्थित जैव विविधता विरासत स्थल है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं हैं, नियुक्त करेगी। तो इसमें एक कलेक्टर नियुक्त करेगी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को सीमा को नहीं छूती है। तो ये जो है तेलंगाना जो राज्य है ये बहुत ही अलग हटके है, तो इसलिए तेलंगाना राज्य को भी उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा नहीं छूती है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलते हैं 42 नंबर प्रश्न पे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो इसको बताना है। तो दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भर के लिए सशक्त बनाना है। तो मिशन शक्ति जो चल रहा है वो महिलाओं की सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भर के लिए सशक्त बनाने का उद्देश्य लेकर चल रही है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अब 44 नंबर क्वेश्चन से हमारे हिंदी के क्वेश्चन हैं, जिसको हम देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें तत्सम जो शब्द है वह शुष्क होगा। शुष्क का सूखा तद्भव होता है। चलते हैं 45 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है। तो चांदनी शब्द के पर्यायवाची कौमुदी और ज्योत्सना होता है। चलते हैं 46 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। तो 46 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आदि से अंत तक इसका मतलब आद्योपांत होता है। 47 नंबर प्रश्न है कि श्रुति संभिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। तो निर्वाद का मतलब निंदा होता है और विवाद रहित, निर्विवाद मतलब विवाद रहित होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य है तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। इसमें ये अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। तो लिंग की दृष्टि से ए ऑप्शन होगा, जिसमें बनिया और बनियान लिंग की दृष्टि से सही नहीं है। चलते हैं 50 नंबर प्रश्न पे। वधू शब्द का बहुवचन क्या होगा। अगर वधू शब्द के बहुवचन की बात करें तो इसका बहुवचन वधुएं होगा। चलते हैं 51 नंबर प्रश्न पे। 51 नंबर प्रश्न है कि माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। रेखांकित शब्द में संप्रदान कारक है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो उल्लू जो शब्द है वह तद्भव शब्द है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 53 नंबर प्रश्न है कि निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निरभिमान शब्द में निर उपसर्ग है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। तो देहलता और लता रूपी देह, इसमें सही समास विग्रह नहीं हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 55 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम यह है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 56 क्वेश्चन है कि कविश्वर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो कवि धन ईश्वर बराबर कविश्वर, इसका सही संधि विच्छेद है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 58 क्वेश्चन है कि ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। अगर ईमानदार शब्द में बात करें विशेषण की तो गुणवाचक विशेषण है। ईमानदार एक गुण को दर्शाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। अगर सकर्मक क्रिया की बात करें तो रमेश ने खिलौने खरीदे, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अगर भौतिकी शब्द में प्रत्यय की बात करें तो ई प्रत्यय हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि उमा से पढ़ा नहीं जाता है। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। अगर उमा से पढ़ा नहीं जाता, इसमें वाच्य की बात करें जिसमें निषेधता की बात होती है, उसमें भाववाच्य होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। कान कुछ असर न होना, इसका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आकर्षण का विलोम शब्द है। आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति का निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति सही है, ये बताना है हमें। तो आगे कुआं पीछे खाई, ये लोकोक्ति सब और विपत्ति का होना को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो दोहे से उल्टा जो छंद होता है वो सोरठा छंद होता है। अगला क्वेश्चन है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानिस चून। यहाँ पे पानी का कई बार और अलग अलग अर्थ निकाला जा रहा है, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा क्योंकि पानी में अलग अर्थ चिपका हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंधित नहीं है। तो भेद का अनेकार्थी शब्द बताना है। भेद का अनेकार्थी मूल्य नहीं है। 69 क्वेश्चन है कि गाय मीठा दूध देती है, ये वाक्य किस काल का है। तो गाय मीठा दूध देती है, ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। अगला है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें गद्यांश को हम पूरा पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात ये होती है कि सबसे पहले आप गद्यांश के प्रश्नों को पढ़ लें। समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। अभी तक तो इसमें प्रश्न की बात नहीं, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हमने गद्यांश को पढ़ लेंगे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य साफ सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, न अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। अब अपना क्वेश्चन है गद्यांश से संबंधित कि समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अगर समस्त के पर्यायवाची की बात करें तो संपूर्ण होगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब 71 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। ये ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गद्यांश का उचित शीर्षक होगा श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 73 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी पापी किसे मानते थे। तो गांधी जी पापी श्रम न करने वाले को मानते थे। 74 प्रश्न है कि गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है। तो चोर की परिभाषा जो है श्रम न से बिना श्रम भोजन करने वाले को चोर कहते थे गांधी जी। अगला क्वेश्चन है कि नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है। तो नीरजा जो कृति है वो महादेवी वर्मा की रचना है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। तो हिंदी भाषा अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न हुई है। अगला प्रश्न है कि वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं है पूछा है। तो कूल मतलब मृदु नहीं होता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रुति संभिन्नार्थक सद्युग्म दिन दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दिन मतलब दिवस होता है, ठीक है, और दीन मतलब गरीब होता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आँखों के सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो उसमें प्रत्यक्ष जो है आँखों के सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो पंचवटी रचना
मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, यही क्वेश्चन समाप्त होता है। अब अगला जो भी पेपर होगा उसको अच्छी तरीके से एनालिसिस किया जाएगा। अगले डे में जिसका पेपर हो, 18 फर्स्ट शिफ्ट और 18 को सेकेंड शिफ्ट, वह लोग अच्छे से तैयारी करके जाएं। और जो भी क्वेश्चन शाम को मैं वीडियो ला रहा हूँ एक, जिसमें आज के दोनों शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करके और अगले दिन क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको मैं इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लाऊंगा, उसको ज़रूर देख के जाएं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।